विक्रम बिस्तर पर लेटा लेटा अपने और श्वेता के संबंधों के बारे में सोचता रहता है। वे सोच रहा था कि आज नहीं तो कल जब श्वेता को उसकी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। क्या पता जया भाभी की तरह वे भी ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन उसके बाद मैं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना। शायद समर भैया भी भाभी के याद में इस तरह डिप्रेशन में चले गए हैं। क्या बात है भाई, आज हमारे कुंवर सा किस टेंशन में है? श्वेता ने विक्रम के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। श्वेता की आवाज से विक्रम चौंक पड़ा, लेकिन तुरंत अपने आप को नॉर्मल करते हुए मुस्कुरा पड़ा। जब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होती हो, उस वक्त जो टेंशन होती है उससे बड़ी कोई टेंशन नहीं है मेरे लिए। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा। शायद इसलिए इतने दिनों में तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए और ना ही मुझे लेने आए। हाँ, शिकायत तो तुम्हारी जायज है, लेकिन क्या करूं, इधर प्रॉपर्टी के काम में कुछ ऐसा उलझा रहा कि नहीं जा पाया। और वैसे आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। हम्म कहते हुए विक्रम शरारत से मुस्कुराया। अच्छा, तो ये बात है। इतना कहते हुए श्वेता ने विक्रम के कान पर लब बैठ दिया और विक्रम रोमांचित हो उठा और फिर उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। और इस तरह वे दोनों प्रेम में मशगूल एक दूसरे में खो गए। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए विद्यावती ने कहा, नीचे डाइनिंग टेबल पर महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लो, आ गई कबाब में हड्डी। श्वेता ने विक्रम के सीने पर सर रखे हुए कहा, चलो अब उठ भी जाओ, वरना मम्मी नाराज हो जाएंगी। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि वे समय की कितनी पाबंद है। विक्रम ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, नहीं विक्रम, थोड़ी देर और रुको ना। श्वेता ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मम्मी वेट कर रही हैं। चलो जल्दी खाना खाकर वापस आते हैं ना। विक्रम ने उसे जबरदस्ती बिस्तर से उठाते हुए कहा, आज आप दोनों फिर लेट हैं। गायत्री देवी ने बड़ी गंभीरता से उन दोनों को घूरते हुए कहा। वे मम्मी जी। श्वेता की बात अधूरी रह गई। बैठ जाइए, आइंदा से वक्त का ध्यान रखिएगा। खाना खाने के बाद जब श्वेता अपने कमरे में पहुंची तो उसने झुंझलाते हुए कहा, विक्रम, राजघराने और राजशाही तो कब की खत्म हो चुकी है। अब तो सारे लोग बराबर हैं, लेकिन यहाँ तो अभी वही तौर तरीके हैं। क्या हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं? घुटन होती है मुझे ऐसी लाइफ से। विक्रम ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बड़ी गंभीरता से कहा, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं श्वेता। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने राजघरानों में जन्म लिया है। बेशक राजाओं का राज खत्म हो गया है, लेकिन ये तो हमारा वंशानुगत व्यवहार है। हमारे खून में है, ये कैसे खत्म हो सकता है? आपको भी गर्व होना चाहिए कि कल तक आप महारानी बनने का सिर्फ रोल प्ले करती थी, लेकिन आज आप सचमुच की महारानी हैं। विक्रम ने श्वेता का चेहरा देखा, उसका चेहरा उतर गया था। खैर छोड़ो इन सब बातों को और आ जाओ मेरी बाहों में, ताकि तुम्हारे इन जुल्फों की खुशबू में मैं अपनी सारी दुनिया के काम और टेंशन भूल सकूं। इतना कहते हुए विक्रम ने श्वेता को एक झटके से उठाया और अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। और थोड़ी देर में उन दोनों की खिलखिलाहटें ही गुज रही थी कमरे में। मैं कमरे में आ जाऊं छोटी बहू रानी, दूध लेकर आई हूँ। विद्यावती की आवाज सुनते ही श्वेता का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। विक्रम, आप कल ही मम्मी जी से बोलकर इसे हमारी तीमारदारी से हटवाइए। मुझे जो भी लेना होगा मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। जब देखो तब ये सर पर सवार रहती है। कूल डाउन बेबी, ये हमारे लिए ही तो आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी दूध देकर ये वापस चली जाएगी। विक्रम ने बड़े प्यार से श्वेता के चेहरे पर झुकी हुई लटों को कान के पीछे ले जाते हुए कहा। विद्यावती कमरे में आकर दूध रखकर जा चुकी थी। भाई अपना ग्लास उठा लो। विक्रम ने अपना नाम लिखा हुआ ग्लास उठा लिया और श्वेता का ग्लास उसे दे दिया। उन्होंने दूध पीकर वापस रख दिया और बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी ही देर में बातें करते करते कब श्वेता गहरी नींद में सो गई, उसे पता भी नहीं चला। विक्रम ने धीरे से अपने सीने के ऊपर से उसका हाथ हटाया और उसके शरीर को कंबल से अच्छी तरह ढकते हुए बिस्तर से उतर गया। कुछ देर तक वे खड़ा होकर श्वेता के निर्दोष चेहरे को बड़े प्यार से देखता रहा। फिर उसने एक ठंडी सांस लेकर घड़ी की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल गया।
रात गहराने लगी थी। महल के चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। दिन के वक्त ये महल और इसके आसपास का इलाका जितना खूबसूरत और अलौकिक दिखता था, रात के समय जानवरों की आवाजों के बीच उतना ही डरावना और खौफनाक हो जाता था। जंगली जानवरों की वजह से रात में महल से निकलने की सख्त मनाही थी। श्वेता की नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। न जाने क्यों सर दर्द के मारे फट रहा था। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाया, लेकिन ये क्या, विक्रम तो बिस्तर पर थे ही नहीं। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और घड़ी की ओर देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। इतनी सुबह कहाँ चले गए? चारों ओर अंधेरा है। मन ही मन ऐसा सोचते हुए श्वेता बिस्तर से उतरकर बाहर गैलरी में देखने को चली गई, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। एक तो दर्द के मारे सर वैसे ही फटा जा रहा था, दूसरे विक्रम लापता था और ऐसे में श्वेता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आखिर ये क्या चक्कर है? इतनी सुबह सुबह ये कहाँ निकल जाते हैं? अभी तो मॉर्निंग वॉक का समय भी नहीं हुआ है। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी। ऐसा सोचते हुए वे कमरे में ही चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे आसमान पर सुबह की लाली फैलने लगी और पंछियों के चहचहाने की आवाज गूंजने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि विक्रम पसीने पसीने हुए थके थके से आ रहे थे। श्वेता के तो जी में आया कि वे इसी वक्त जाकर विक्रम का मुंह नोच ले, लेकिन उसकी हालत देखकर वे चुप रह गई और कमरे में जाकर धम से बिस्तर पर बैठ गई। विक्रम ने कमरे में घुसते ही गुस्से से लाल श्वेता को बैठे देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर ये रोज रोज का क्या माजरा है। और ताजुब है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से रातों को इतनी गहरी नींद में सो जाती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। वरना मेरी नींद तो इतनी कच्ची है कि बगल में कोई जरा सा हिल भी जाए तो मेरी आंख खुल जाती है। वे अपने आप में ही सवाल जवाब कर रही थी। वे कहते हैं ना कि मन में अगर एक बार शंका का बीज पड़ जाए तो फिर धीरे धीरे वे अंकुरित होकर अपनी जड़ें फैलाने लगता है। यही श्वेता के साथ भी हुआ। उसके दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न घूम रहे थे, लेकिन किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं था उसके पास। विक्रम तो तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गए थे और इधर श्वेता गुस्से से घायल नागिन की तरह बल खा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब विक्रम बाहर आए तो हमेशा की तरह नॉर्मल थे। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर श्वेता और चिढ़ गई। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई? रात में नींद नहीं आई क्या? जब से सूरजगढ़ आई हूँ तब से सो ही तो रही हूँ। आप जरा अपनी बताएं कि आखिर आप गायब कहाँ हो जाते हैं? रात के तीसरे पहर में तो कोई मॉर्निंग वॉक को भी नहीं जाता है, इसलिए ये मत कहना कि वॉक के लिए जाते हो। श्वेता की बात सुनकर विक्रम पल भर के लिए उसे देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम तो बेवजह ही नाराज हो रही हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस यूं ही निकल गया। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि रात में उठकर तुम प्रजा का हालचाल लेने के लिए जाते हो, क्योंकि यहाँ के राजकुमार हो ना? श्वेता ने व्यंग से कहा। विक्रम इस बात को अच्छी तरह जानता था कि चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरती जाए, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज नहीं तो कल श्वेता के सवाल और भी ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे हाथों में भी कुछ नहीं है। न जाने क्यों ईश्वर ने हमारी जिंदगी ऐसी बना दी है। विक्रम को इस तरह ख्यालों में गुम देखकर श्वेता और भड़क गई और तुनकते हुए बोली, फिर कोई नई कहानी सोच रहे हो क्या? विक्रम ने अपने आप को किसी तरह संभाला और श्वेता के करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में किसी फूल की भांति संजोते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो इन छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बातों पर यकीन करती हो या नहीं, क्योंकि शक की दावा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। इतना कहकर विक्रम ने श्वेता के माथे को बड़े प्यार से चूम लिया और मुड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पल भर के लिए तो विक्रम की आंखों में देखते हुए श्वेता को ऐसा लगा कि कहीं सचमुच
वे बेफिजूल की शक तो नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन ने ये कहा, क्या पता तुझे बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। अगर सच्चाई जानी है तो खामोशी से इन सब की हाँ में हाँ मिलाते हुए अनजान बने रहना चाहिए, वरना अगर इन लोगों को जरा सा भी भनक पड़ गई तो ये लोग सतर्क हो जाएंगे। इसलिए पहले की तरह ही व्यवहार करते रहना होगा। श्वेता ने मन ही मन सोचा और इस महल में रहने वाले सभी लोगों की छोटी से छोटी बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया। रोज की तरह गायत्री देवी नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गई। आज वे विक्रम को भी अपने साथ लेती गई थी, क्योंकि बाहर से कुछ क्लाइंट आने वाले थे और उनके साथ मीटिंग थी। उनके क्लाइंट उनकी झील किनारे वाली जमीन पर होटल बनाना चाह रहे थे। श्वेता अच्छी तरह समझ गई थी कि आज रात से पहले ये दोनों माँ बेटे घर नहीं लौटेंगे, इसलिए वे आज पूरे महल में अच्छी तरह घूमकर तफ्तीश कर सकती थी। समरजीत अपने कमरे में जाकर लेट गया था। सबसे पहले श्वेता नीचे उतरी और गायत्री देवी के ऑफिस में गई। उसने चारों ओर हर चीज का अच्छी तरह से जायजा लिया, लेकिन वहां सिर्फ ऑफिस की फाइलें और जमीन के कागजात वगैरह थे। ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जिससे कुछ और पता चल सके। उसके बाद उसने धीरे धीरे एक एक कमरों में जाकर तलाशी लेने की ठानी, लेकिन इतने बड़े महल में ये संभव नहीं था कि इतनी आसानी से सब कुछ पता लग पाता। इसलिए उसने विक्रम के पूर्वजों के बारे में जानने के बहाने ही एक आध कमरों में जाकर तलाशी लेने की ठानी। हॉल में विक्रम के दादा परदादा और उनके पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। जब उसे समझ में कुछ नहीं आया तो हार कर उसने सोचा, क्यों ना समरजीत के कमरे में ही जाकर उनसे कुछ बात की जाए, शायद कुछ पता चले। तभी अचानक उसे याद आया कि उस दिन नाश्ता करते वक्त उन्होंने किस तरह वहसियाना अंदाज में उससे कहा था कि चली जाओ तो फिर कभी मत आना। जैसे जया छोड़कर चली गई वैसे तुम भी चली जाओ। सचमुच सोचने वाली बात है कि समर भैया इतने सुंदर, पढ़े लिखे और स्मार्ट है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात रही होगी इतनी शानो शौकत भरी जिंदगी छोड़कर, और तो और अपने पति को भी छोड़कर जया भाभी चली गई। ऐसी क्या बात थी कि समर भैया उसे रोक भी नहीं पाए और उसके जाने के गम में डिप्रेशन के शिकार होकर आज इस हालत में पहुंच गए हैं। इस तरह सैकड़ों सवाल श्वेता के मन में उठ रहे थे और फिर अंत में उसने निर्णय लिया कि शुरुआत समर भैया से ही करती हूँ। क्या पता उनसे ही कुछ पता चल पाए, और ये भी हो सकता है कि समर भैया भी अपने दिल की बातें मुझे बता दे और इस तरह उनके मन का बोझ कुछ कम हो जाए। सोचकर उसने समरजीत के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। समर भैया, मैं आपके कमरे में आ जाऊं? क्यों, मुझसे क्या काम है? समर ने जैसे गुर्राते हुए कहा। ये क्या बात हुई भैया, बिना काम के मैं आपके कमरे में भी नहीं आ सकती, आपसे बातें नहीं कर सकती? श्वेता ने चहकते हुए कहा और फिर उनकी इजाजत की प्रतीक्षा किए बगैर ही उनके कमरे में घुस गई। आप भी इस महल में सारे दिन अकेले रहते हैं और मैं भी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर कुछ बातें करें। इस तरह समय भी कट जाएगा और हम दोनों का मन भी लगेगा। श्वेता ने अपनी ओर से बड़ी मासूमियत के साथ समर की ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमसे क्या, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, चली जाओ और दोबारा कभी मत आना, समझी? समर ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा। समर इतनी जोर से चिल्लाया कि श्वेता गिरते गिरते बची, लेकिन फिर तुरंत अपने आप को संभालते हुए समर से कहा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी छोटी बहन के समान हूँ। अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई टेंशन है तो इस तरह अकेले बैठकर सोचते रहने से तो और भी ज्यादा टेंशन होगी। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। समर ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सचमुच आपकी सगी कोई छोटी बहन नहीं है ना, इसलिए आपको बहन का मोल नहीं पता है, मगर मैंने तो आपको अपना भैया मान लिया है। अब अगर आपको अपनी बहन को मारना है तो बेशक मारो,
श्वेता ने भोली सूरत बनाकर अपनी आंखें मिचमिचाते हुए इस अंदाज से कहा कि उसकी बात सुनकर पल भर के लिए समर खामोश हो गया। अपना पासा सही पढ़ते देखकर श्वेता और उत्साहित हो गई। एक ओर वह समर से बातें कर रही थी तो दूसरी ओर उसकी आंखें समर के कमरे का जायजा ले रही थी कि शायद कुछ दिख जाए या ऐसी कोई चीज मिल जाए, किसी रहस्य के बारे में पता चल सके। समर को खामोश देखकर उसने दोबारा पूछा, समर भैया, मैं यहाँ बैठ जाऊं? समर थोड़ी देर के लिए उसकी ओर निर्विकार दृष्टि से देखता रहा और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया। श्वेता भी आगे बढ़ी और बिस्तर के पास पड़े सोफे पर बैठ गई। वे मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि शायद समर उसकी बातों से इम्प्रेस हो गया है। आप इतना चुपचाप कैसे रह लेते हैं भैया? मैं तो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी मुझसे परेशान रहते थे। लगता है चुप कैसे रहना चाहिए, ये मुझे आपसे सीखना चाहिए। श्वेता ने इतने भोलेपन के साथ ये बात कही कि समर के भावविहीन सख्त चेहरे पर एक हल्की सी, फीकी ही सही लेकिन मुस्कान आ गई। समर के चेहरे पर मुस्कान देखकर श्वेता बहुत खुश हो गई और उसने उसे मन ही मन में कहा, वाह श्वेता, आज तो तूने किला फतह कर लिया। समरजीत के कमरे में बैठी श्वेता बातें तो समर से कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें चारों ओर कमरे का जायजा ले रही थी। मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसी कौन सी बात कहे जिससे समर अपने आप ही अपने मन की गांठ खोलने पर विवश हो जाए। पल भर उसने सोचा, फिर यूं ही कहा, समर भैया, आप भी मम्मी जी के साथ बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर निकलेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। आखिर अपने फॉरेन जाकर इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वे भी तो काम आनी चाहिए। समरजीत अब तक थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। उसने एक नज़र श्वेता को देखा और कहा, मेरा दिल नहीं करता है बाहर जाने को या फिर कोई काम करने को। आपका बाहर जाने का दिल नहीं करता और यहाँ मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो विक्रम मुझे बाहर लेकर नहीं जाते। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आधी रात को ये आखिर कहाँ चले जाते हैं। आज मैंने जरा सा पूछ लिया तो गुस्सा हो गए। श्वेता ने बच्चों जैसी भोली सूरत बनाते हुए कहा, लेकिन समरजीत इतनी जोर से उछला मानो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये क्या 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 कर रही हो तुम? और देखो, अब जाओ तुम मेरे कमरे से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहते हुए समरजीत ने उसे हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। श्वेता को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी और वे अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे इस बात पर अंदेशा जरूर हुआ कि आधी रात में बाहर जाने की बात पर आखिर समर भैया इतना चौंके क्यों और अचानक से गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर क्यों निकाल दिया। आज गायत्री देवी और समरजीत को आने में देर हो गई, लेकिन फिर भी खाने के वक्त तक वे लोग आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर सब काम की ही बातें होती रही। फिर गायत्री देवी ने कहा कि आज सारा दिन काम की वजह से बहुत आपाधापी रही, इसलिए खाना खाकर आप सो जाइए और आराम कीजिए। विक्रम समझ रहा था कि आज सुबह की बात से श्वेता नाराज है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। वे जल्द से जल्द कमरे में जाकर श्वेता की नाराजगी को दूर कर देना चाहता था, क्योंकि श्वेता आज पूरी तरह खामोश थी। जहाँ कमरे में रोज हंसी की आवाजें गूंजती थी और चहल पहल रहा करता था, वहीं श्वेता की खामोशी से कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। तुम सुबह की बात से अभी भी नाराज हो? यकीन मानो तुम्हें वहम पड़ गया है। मुझे बचपन से आदत है कि मैं अंधेरे में बाहर घूमने निकल जाता हूँ। विक्रम ने श्वेता को अपनी ओर खींचते हुए उसे मनाने की कोशिश की। इधर दिन भर की जासूसी के बाद भी श्वेता के हाथ कुछ नहीं लगा था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, इस तरह जल्दबाजी में कहीं खेल ना बिगड़ जाए। इसलिए थोड़ा सा रूठने का नाटक करते हुए वे मान गई और विक्रम के सीने पर सर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद हमेशा की तरह विद्यावती दूध का ग्लास लेकर आई। श्वेता ने उसके हाथों से ही ग्लास लेने की कोशिश की। इस पर उसने कहा, छोटी रानी सा, ये ग्लास नहीं, आपका ये दूसरा वाला ग्लास है। विद्यावती के मुंह से ये बात सुनते ही अचानक से उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसने विद्यावती के हाथ से दोनों ग्लास ले लिए और उसे जाने को कहा। श्वेता ने दोनों दूध के ग्लास साइड टेबल पर रखे और विक्रम को उठाने की कोशिश करने लगी और पानी का ग्लास उसके कपड़ों पर गिरा दिया। अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। सॉरी।
वे मैं दूध का गिलास रख रही थी, हाथ से लगने से पानी का गिलास गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर विक्रम बाथरूम में चला गया और जब तक विक्रम बाथरूम में गया तब तक श्वेता ने उस पानी वाले ग्लास में विक्रम वाला दूध उड़ेल दिया और फिर उसके खाली गिलास में अपने गिलास का दूध डाल दिया। इस तरह उसने दूध की अदला बदली कर दी। श्वेता का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। आज वे दूध की अदला बदली करके जानना चाह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दूध में कुछ मिला दिया जाता हो जिससे उसे गहरी नींद आ जाती है और उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। चलो जरा आज ये काम भी करके देख लेती हूँ। भगवान करे ये सिर्फ मेरा वहम हो। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? विक्रम ने श्वेता से पूछा। मैं तुमसे घबरा नहीं रही हूँ। न जाने कितने राज छुपा रखे हैं तुमने अपने सीने में। श्वेता ने दूसरी ओर अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। ये सुनकर विक्रम श्वेता के पास आ गया और अपने करीब लाते हुए कहा, मैं तुमसे कोई राज नहीं छुपा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए उसने श्वेता को सीने से लगा लिया। श्वेता ने थोड़ी देर रूठने का नाटक किया, फिर वे मान गई और विक्रम के साथ प्यार भरी बातें करने लगी। श्वेता को फिर से खुश देखकर विक्रम की जान में जान आई। थोड़ी देर तक वे भी अपने प्यार में डूबे रहे। फिर दूध का गिलास श्वेता को भी थमाया और खुद भी लेकर पीने लगा। श्वेता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इधर उधर की बातें करते हुए वह विक्रमजीत को बहलाती रही और फिर धीरे धीरे बातें करते करते विक्रम कब गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। विक्रम सो चुका था लेकिन श्वेता को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसने गहरी नींद में सोए हुए विक्रम को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम तो इतनी गहरी नींद में सोया था कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब देखकर श्वेता को पूरी तरह यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो दूध में मिलाया जाता था जिससे इतनी गहरी नींद में वे सो जाया करती थी। उसका दिल घबराने लगा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और मन में शंका भी हो रही थी कि आखिर क्या कारण था कि उसे ये नींद की दवा दी जा रही थी। विक्रम के बगल में बिस्तर पर लेटी हुई इधर से उधर करवटें बदल रही थी। दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब वे करवट बदलते बदलते थक गई तो उठकर बैठ गई और विक्रम को घूरने लगी। घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी घड़ी में 12 बजा। नींद में सोया हुआ विक्रम किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए श्वेता को उस पर धीरे धीरे प्यार आने लगा और उसने सोए हुए विक्रम के चेहरे को चूम लिया और उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। उसकी कोमल उंगलियां विक्रम के बालों को सहला रही थी और उसके गुलाबी होठ विक्रम के गालों पर सटे हुए थे। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में विक्रम के बालों की जगह कोई दूसरी चीज आ गई है और उसके होठों में भी अचानक से उसके बाल फंस रहे हैं और इसके साथ एक अजीब सी दुर्गंध उसकी नाक में समाने लगी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी और फिर उसकी नजरों ने जो देखा उससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उसका गला सूखने लगा, सारा बदन थर थर कांपने लगा। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी। ये सारा दृश्य देखकर श्वेता इतनी डर गई थी कि वह पलंग से कूद पड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कमरे को बाहर से बंद कर दिया। डर के मारे श्वेता का बुरा हाल था। सांसें धौंकनी के समान चल रही थी। अपने हाथों से अपने मुंह को उसने कसकर दबा रखा था ताकि मुंह से चीखना निकल पाए। कमरे के बाहर सुनसान गैलरी में खड़े उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और फिर वे गैलरी के आखिरी सिरे पर बने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि दरवाजा बंद नहीं था। वे जल्दी से कमरे में घुसी और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। कमरे के अंदर एक कोने में वे दुबक कर बैठी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो अभी कमरे का दरवाजा खुलेगा और उसे दबोच लिया जाएगा। एक एक पल युगों की तरह गुजर रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। धीरे धीरे रात बीती और सुबह की लालिमा फैलने लगी। श्वेता ने अपने आप को अभी भी कमरे के अंदर ही बंद करके रखा हुआ था। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद इसी राज को छुपाए रखने के लिए हर रात
उसे दूध पर नींद की दवा दी जाती थी ताकि उसे कुछ पता नहीं चल पाए। बाहर सूरज की किरणों से सारा महल जगमगा उठा था। किसी तरह हिम्मत करके श्वेता ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका और फिर हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल आई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपने कमरे की ओर जाए, लेकिन फिर भी वे अपने कमरे के बाहर गई और दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। उसने देखा कि विक्रम कमरे में इधर से उधर टहल रहे हैं। अब श्वेता ने आगे बढ़कर बाहर से अपने कमरे की कुंडी खोल दी और फिर वे खुद भी अंदर कमरे में चली गई। विक्रम के चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। जैसे ही उसकी नज़र श्वेता पर पड़ी, वे तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर एक झटके से रुक गया। ये देखकर श्वेता ने ठंडे स्वर में कहा, रुक क्यों गए विक्रम? मुझ पर गुस्सा आ रहा है? लेकिन गुस्सा तो मुझे आप पर आना चाहिए, आपके पूरे परिवार पर आना चाहिए। इतना बड़ा धोखा! चुप क्यों है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? श्वेता जोरों से चिल्लाकर बोली। विक्रम की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें ना तो मेरी कोई गलती है, ना मम्मी की कोई गलती है। ये एक भयानक राज है जिसे हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। समर भैया की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब शायद मेरी बारी है। इतना कहकर विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और वे घुटनों के बल बैठे बैठे फूट फूट कर रो पड़ा। तो इसका मतलब समर भैया भी ऐसे ही हैं, और शायद इसी कारण जाया भाभी उन्हें छोड़कर चली गई, जैसे अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। श्वेता ने गुस्से और हैरत दोनों के साथ कहा, हे भगवान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने क्यों एक छोटे से शहर से एक मिडिल क्लास लड़की से शादी की। इतना कहकर वे गुस्से में सूटकेस में अपना सामान भरने लगी। प्लीज ऐसा मत करो श्वेता, ये घर छोड़कर मत जाओ, वरना हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि समर भैया की पत्नी पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी है। तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, विक्रम ने श्वेता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन श्वेता ने उसकी एक नहीं सुनी और जैसे तैसे ठूसे गए कपड़ों के साथ सूटकेस लेकर वे अपने कमरे से बाहर निकल गई। शायद गायत्री देवी को कुछ कुछ अंदेशा हो गया था, या फिर समर ने गायत्री देवी को कल विक्रम के ना आने की बात बताई होगी। यही कारण था कि वे दोनों सामने से बड़ी तेजी के साथ चले आ रहे थे। ये सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? और ये सूटकेस लेकर आप कहाँ जा रही हैं? गायत्री देवी ने बड़ी सख्ती से पूछा। ये आप पूछ रही हैं मम्मी जी? सब कुछ जानते हुए भी बड़ी ताजुब है। इतना अच्छा नाटक कैसे कर लेती हैं आप मम्मी जी? हमने कहा आप अंदर कमरे में जाइए। गायत्री देवी ने फिर से कहा, हरगिज नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। इसी वक्त मैं अपने घर जा रही हूँ और आप सबों की असलियत सारी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। श्वेता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इन्हें जाने दीजिए मम्मी जी। विक्रम ने थके थके स्वर में गायत्री देवी से कहा, हरगिज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इस तरह जाकर ये सारी दुनिया में ये हमारा तमाशा बना दे? गायत्री देवी ने कड़े शब्दों में कहा, मैं जाऊंगी और जा रही हूँ, देखे मुझे कौन रोकता है। कहकर श्वेता तेजी से आगे बढ़ी। ये देखकर गायत्री देवी ने कुछ इशारा किया और फिर विद्यावती के साथ कुछ और महिलाओं ने भी आकर श्वेता को पकड़ा और पकड़कर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से इस राजघराने की इज्जत को बचाकर रखा है, और आप क्या समझती हैं कि आप इतनी आसानी से हमारे पूरे खानदान पर दाग लगाकर चली जाएंगी? गायत्री देवी ने श्वेता को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी लेकर चली गई। पूरे महल में आज मरघट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सारे नौकर चाकर हैरान खड़े थे कि अचानक से छोटी बहू रानी को क्या हो गया जो इस तरह घर जाने की बात कर रही हैं। और इधर गायत्री देवी परेशानी में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। चिंता और परेशानी से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। और समरजीत, वे तो सोफे पर बैठा हुआ मानो अपनी माँ की परेशानी का आनंद ले रहा था। बच्चे जब नादानी में माता पिता का नाम खराब करते हैं तो माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया, बड़ी गलती हो गई तुम्हें जन्म देकर। लेकिन अगर माँ बाप ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे तो उन्हें क्या कहा जाए?
अगर आपको ये बात पता थी मम्मी जी कि आपके बच्चों के साथ ये होने वाला है, तो आपने हमें जन्म ही क्यों दिया? आज हमारी इन सारी तकलीफों की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। समर ने गायत्री देवी से कहा। समर की बात सुनकर गायत्री देवी खामोश हो गई। अभी इधर ये बात चल ही रही थी कि सामने से विक्रम भी आते हुए नजर आए। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बुरी तरह टूट चुका है। उसे यकीन हो गया था कि श्वेता अब कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि किसी को भी कितने समय तक बांध कर रखा जा सकता है। श्वेता को अपने घर जाने दीजिए मम्मी जी। आप कितने दिनों तक उसे कमरे में बंद करके रखेंगी? कैसे जाने दूं विक्रम? वैसे भी समर की पत्नी जाया के जाने के बाद हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। वे तो हमने एक झूठी कहानी बनाकर रखी है कि जाया वेस्टर्न कल्चर की लड़की थी जो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई, और जिस वजह से समरजीत और जाया का तलाक हो गया और जाया भारत छोड़कर चली गई। लेकिन श्वेता, वे तो यहीं की है, उसका क्या करेंगे? इतना कहते कहते गायत्री देवी इतनी टेंशन में आ गई कि वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। इधर कमरे में बंद श्वेता किसी तरह बाहर निकलने का उपाय ढूंढ रही थी। वे भी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि इस महल के कमरे से तो बेशक निकल गई है, लेकिन सूरजगढ़ से निकलकर जाना बहुत मुश्किल है। इस आपाधापी में उसका फोन भी कहाँ गिर गया था उसे पता नहीं चला। श्वेता तो ये सोच सोचकर हैरत में थी कि वे इतने दिनों तक कैसे विक्रम के साथ रह पाई। अगर उसने अपना दिमाग नहीं लगाया होता और मन में शंका का कीड़ा ना कुलबुलाया होता तो शायद अभी भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता और वह इसी तरह नीम बेहोशी में जीवन जीती रहती। उसकी आंखों के आगे कभी विक्रम के साथ बिताए गए प्यार भरे पल घूम रहे थे, तो कभी कल रात की घटना नजर आ रही थी। कल तक वे कितनी खुश, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि उसे विक्रम जैसे पति मिले, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि विक्रम एक श्रापित व्यक्ति है। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी जगह पर व्याकुल थे।